हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस। एकलव्य फ्री प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मणिकांत सर के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इसमें ऑलरेडी आपने बहुत से लेक्चर्स देख लिए होंगे, दिव्य मैम के, चंदन सिंह सर के एंड मेरे। आज इस सेशन में हम इसी टॉपिक्स को फर्दर आगे ले आते हुए हम पहली बार इकोलॉजी को हल्का सा इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ जनरली ऐसे सेक्शंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने पहले क्लासेस में भी बात किया है कि स्ट्रक्चर समझना काफी जरूरी है कि व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट इकोलॉजी। तो अगर यहीं से इनिशिएट करें, हम एक चीज देखेंगे कि आपका ये जो स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल, उसमें हम एक ये मान लेते हैं कि भाई कुछ क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, इसीलिए हम एनवायरनमेंट पढ़ भी रहे हैं। तो इस चीज को हम कह सकते हैं क्वाड्रप्लेनरी या क्वाड्राप्लैनेटरी क्राइसिस। अब बात आती है कि ये प्लैनेट में ये चार ऐसे क्या क्राइसिस है, क्वाड की बात कर रहे हैं। पहला क्राइसिस है, कहीं ना कहीं माना जाता है रिसोर्स ओवरशूट, यानी यूटिलाइजेशन या कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज than its प्रोडक्शन। यानी हम ये मान ले कि भाई आपके पास कोयला है, कोयला प्रोड्यूस ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन आपने उसको उससे ज्यादा कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम अर्थ ओवरशूट भी पढ़ते हैं, वैसे रिसोर्स ओवरशूट भी होता है। अर्थ के कुछ रिसोर्सेज हैं, अगर हमने इसके प्रोडक्शन से ज्यादा इसका कंजम्पशन करने लगी तो कहीं ना कहीं आपके वही रिजर्व्स जो आपने इतने सालों तक अर्थ ने बना के क्रिएट किए वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर रिसोर्स ओवरशूट होने लगे, जैसा अगर आप मान लो ट्री आपका एक नेचुरल रिसोर्स है, अगर आपने इसको भी यूज करना स्टार्ट कर दिया, कंजम्पशन किस फॉर्म में, ट्रीज आप कट कर रहे हो। अगर आप ट्रीज कट करोगे, कोई भी एंथ्रोपोजेनिक कुछ चीज कर रहे हो, या कोल को आप कहीं नहीं यूज कर रहे हो, पेट्रोल या कुछ को भी, पेट्रोलियम को भी अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसका जो कंजम्पशन हो रहा है, व्हाट इट इज गोइंग टू क्रिएट, इट इज गोइंग टू क्रिएट द सेकेंड प्लैनेटरी क्राइसिस, दैट इज पॉल्यूशन। अगर पॉल्यूशन होगा, जैसे आपके वेहिकुलर गैस एमिशंस काफी हॉट गैसेस छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीजें, वो जब एटमॉस्फेयर में जा रही हैं और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम कहते हैं क्रिएट करता है, दैट लीड्स टू द थर्ड एस्पेक्ट, दैट इज क्लाइमेट चेंज। और जब क्लाइमेट चेंज में असर आने लगेगा, देन we will be able to understand कि यही जो रिसोर्सेस थे, इस पे एक दूसरा तरह का इंपैक्ट आएगा, which we say as biodiversity loss, जिसमें आपके ट्रीज हो गए, आपके एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट्स हो गए, बाकी सारे चीजों को आप कवर कर सकते हो। यानी बायोडाइवर्सिटी भी लॉस होने लगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है, मान लो कहीं ज्यादा गर्मी पड़ गई, वो हैबिटेबल ही नहीं रहा वो एरिया जाके जहां पे वो पहले उस टाइप के स्पीशीज रह रहे थे, तो ये एक मेजर एस्पेक्ट आ जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस कहीं ना कहीं होता है। सो अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, that means there are certain species which are getting affected. अगर यही species affected हो रहे हैं, इनको कुछ टाइप का स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो इसके साथ क्या होगा, स्पीशीज का एक जो ग्रुप होगा, वो एंटायर पॉपुलेशन कैन फेस सिमिलर क्लाइमेटिक स्ट्रेस। अगर पॉपुलेशन को ऐसा कोई क्लाइमेटिक स्ट्रेस दिख रहा है, वो तो एक स्पीशीज का है, आसपास के इलाके में ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही हम ह्यूमंस रह रहे हैं। भाई मेरे साथ हो सकता है मेरा पेट भी रहे, किसी और के साथ कुछ और रह रहा हो, तो एनिमल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज भी घूम रहे हैं। दिस
population of one or more than species leads to formation of a community. और जब यही कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट कर रही, इस पूरे कम्युनिटी को क्लाइमेटिक स्ट्रेस फील कर रही है, सो दिस में लीड टू इकोसिस्टम. एंड यही इकोसिस्टम, जब बहुत सारे इकोसिस्टम किसी पर्टिकुलर एरिया में जो फंक्शन कर रहे हैं उसको इकोसिस्टम कह रहे हैं. जब यही इकोसिस्टम बहुत सारे एरियाज का हम लेके बात करेंगे, दैट विल लीड टू अ बायोस्फीयर. एंड आई थिंक ये सभी ने इस स्ट्रक्चर को देखा है, लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं, एक बेसिक इकोलॉजी में घुसा दिया, बट क्यों घुसा रहे हैं ये हम कभी नहीं समझाते. जैसा कि मैंने अभी आपको प्लैनेटरी क्राइसिस के हिसाब से दिखाया कि भाई कोई क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है ना, मान तो रहे ना, इस वजह से हम इकोलॉजी को पढ़ रहे हैं. एंड उसी में बायोडाइवर्सिटी लॉस है जो क्यों हो रहा है, क्लाइमेटिक स्ट्रेस की वजह से हो रहा है. उसी क्लाइमेटिक स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या किया, बहुत ग्रैनुलर लेवल तक अंडरस्टैंडिंग की कि भाई कहां कहां हो रहा है, यही बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है समझते हैं, जिसको स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर इसके थ्रू समझते हैं. अदरवाइज हम क्या करेंगे, वी विल बी जस्ट एबल टू रटोफाई द एंटायर थिंग. बट वही उसी चीज को तो रोकना है. अगर आप एक थिंकिंग क्रिएचर बन गए तो आप समझ लीजिए कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया एक एस्पेक्ट को, आप उसको और बेटर तरीके से समझेंगे और किसी से बेटर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, किसी से बेटर अपने मेंस और बाकी सब जगह में लिख भी सकते हैं. सो अब बात आती है कि भाई यहां पे क्या हो रहा है कि भाई अगर ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है और ये नेचुरल रिसोर्सेज कुछ हैं जिसका कंजम्पशन हो रहा है, जिसका रिसोर्स ओवरशूट की तरह हम मान रहे हैं, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि एक इकोलॉजी है जिसका बैलेंस रखना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस. अगर ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो क्लाइमेट चेंज हो सकता है. क्लाइमेट चेंज होगा तो अगेन ये इसी पे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी लॉस भी कर सकते हैं. ये इकोलॉजी में क्या होता है, अगर एक एनवायरनमेंट या कुछ भी जिसको हम कहते हैं, एनवायरनमेंट इज फर्स्टली समथिंग कि आपके नियर बाय क्या हो रहा है. अगर इफ दिस इज द स्पेस जहां पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दिस इज माय एनवायरनमेंट एट दिस मोमेंट. जहां पे अभी आप बैठ के इस वीडियो को देखेंगे, दैट इज योर एनवायरनमेंट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. एनवायरनमेंट कैन एट द पर्टिकुलर मोमेंट कैन चेंज ड्यू टू ज्योग्राफिकल एंटिटीज, फिजिकल एंटिटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ रीजंस. और इसी एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, देयर आर सर्टेन बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक यू एंड मी, एंड देयर आर सर्टेन एबायोटिक कंपोनेंट जहां पे हम बैठे, भाई अगर हम बैठे हुए हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम हवा ले रहे हैं, दैट मींस एयर इज दैट एबायोटिक कंपोनेंट. मैं अगर क्लास के बीच में अगर पानी पीने का मुझे प्यास लग रही तो मैं पानी पीऊंगा, दैट इज ऑल्सो एन एबायोटिक कंपोनेंट. सो इकोलॉजी इज समथिंग जनरली एबायोटिक प्लस बायोटिक कंपोनेंट होते हैं. बस आसान भाषा में ये पता होना चाहिए. अब हमने क्या बात किया, ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस अगर मेंटेन करना है तो बायोटिक और एबायोटिक का जो इंटरेक्शन है, यही दोनों है तो ये आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे हैं. भाई मुझे अगर प्यास लगी, मैं पानी पी रहा हूं, दैट इज माय इंटरेक्शन विद वाटर. मी बीइंग अ बायोटिक फैक्टर एंड वाटर बीइंग द एबायोटिक फैक्टर, ये उस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है. अगर ये इंटरेक्शन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आया, जैसा हमने कहा रिसोर्स ओवरशूट में, तो वो पॉल्यूशन की तरफ जा सकता है. और अगर वो पॉल्यूशन की तरफ जा रहा है तो वो क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहा है, एंड दैट इट विल अगेन डायरेक्टली समवेयर इन्फ्लुएंस द बायोडाइवर्सिटी लॉस. और अगर ऐसा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, दैट मीन्स क्यों हो रहा है, क्योंकि आसपास का उनका जो एनवायरनमेंट था या उनका जो इकोलॉजिकल बैलेंस था वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है. तो दैट मीन्स these species, they are staying in certain kind of habitat. habitat क्या हुआ, space where these species live. अब अगर जैसे यूपीएससी ने 2017-18 में एक क्वेश्चन पूछा कि घड़ियाल कहाँ मिलते हैं, अब उसमें कहीं ना कहीं नदी होगी,
किसी नदी के पास तो रहते होंगे भाई, उनका एक तरह से हैबिटेट है कि वो मार्शलैंड या आसपास कहीं पे जहां पे पानी मिलेगा वहीं पे ही मिलेंगे। तो हैबिटेट में दिस इज वेरी मच नेसेसरी कि वो कौन से स्पेस में रह रहे हैं, उनके हिसाब से भी होना चाहिए, तभी तो हम वो हैबिटेबल होगा। इफ दैट स्पेस इज नॉट हैबिटेबल, वहां पे उसी स्पीशीज का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, और वही सर्वाइवल मुश्किल हो गया तो बायोडाइवर्सिटी लॉस इज फेयर इनफ जो होने भी वाला है। तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स को पहला चीज तो ये कि पहला इंटरेक्शन समझो, देन इट इज वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दैट इज समवेयर लीडिंग टू हैबिटेबल जोन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनहैबिटेबल जोन में, ड्यू टू विच बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। अगर हैबिटेबल जोन्स को भी देखेंगे तो दैट मीन्स इकोलॉजी या इकोसिस्टम हमें क्या बताएगा कि यही हैबिटेट पे अगर हम है तो भाई पोलर रीजन में हो सकता है बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है, ट्रॉपिकल रीजन में नॉर्मल टेम्परेचर ठीक ठाक टेम्परेचर मिल रहा है, और इक्वेटोरियल में तो और शानदार मिल रहा है कि भाई बारिश भी मिल रही है, सूरज भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो और ज्यादा हो सकता है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा मिले। तो हैबिटेबिलिटी भी कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा टेम्परेचर या क्या सीजन चल रहा है उसके बेसिस पे, या क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहां पे अगर इंबैलेंस आएगा तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। सो समवेयर दिस इकोलॉजी एंड दिस थिंग समवेयर इस चीज में क्या है कि कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी इंपैक्ट आ रहा है। दिस इज व्हाट वी से एज बायोम्स। ये बायोम्स में आपका कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में दिखेंगे जहां पे कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, प्रेशर कुछ होगा, विच इज समवेयर क्रिएटिंग हैबिटेशन जोन्स फॉर स्पीशीज। ना हो सकता ऊंट आपको अब नॉर्मल ठंडे बर्फीले जगह नहीं मिलेंगे, वो डेजर्ट और उसके आसपास के एरिया में मिलेंगे क्योंकि उनके लिए वो सुटेबिलिटी वहीं पे है। तो सर्वाइवेबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बायोम्स एज वेल। नाउ ये बायोम्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका पोलर रीजन है, पोलर से आप कहां पे आओगे, थोड़े से हल्के से कम ठंडा वाला जगह, लेकिन इन कंपैरिजन टू पोलर बट हल्का सा ज्यादा गर्म होने लगेगा, तो वहां से आप आएंगे कहीं ना कहीं, हो सकता है टेम्परेट जोन्स में आओ या टेम्परेट रीजन्स में आओ। इन्हीं टेम्परेट रीजन्स में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हो सकता है आप फिर ट्रॉपिकल रीजन्स में आओगे। तो ऐसा आपको कहीं ना कहीं आप एक जो जोन टू जोन आप जा रहे हो, आप टेम्परेचर और सारे चीजें डिफरेंट मिल रही क्योंकि सन का भी एक इंसोलेशन का इंपैक्ट है। सो बायोम्स में भी क्या होगा, एक कुछ ट्रांजिशन जोन्स आ रहे हैं, एकदम से वो शिफ्ट नहीं होगा, एकदम से कुछ होगा। तो दैट मीन्स ये जो स्पेसेस हैं, these are called ecotones। नहीं, ये काफी बड़े यूनिक रीजन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इकोटोन्स। इकोटोन्स में कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि भाई यहाँ पे जो स्पीशीज होंगे उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसका कुछ पोलर का भी इंपैक्ट होगा, उसका कुछ टेम्परेट का भी इंपैक्ट होगा। सेम आपका यहाँ पे भी है। तो ये स्पेसिफिक कुछ रीजंस होते हैं जो ट्रांजिशन की तरह काम करते हैं। कैसे होंगे, जैसे मान लो कि आपका फॉरेस्ट एरिया है और उसके बीच में डेजर्ट एरिया है, तो उसके बीच में क्या होगा, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक का कहीं पे वो होना चाहिए। दैट मीन्स ग्रासलैंड कैन बी अ क्लासिक एग्जांपल फॉर द सेम। सिमिलरली मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स कैसे हैं, क्योंकि मैनग्रोव्स के एक साइड में क्या है, पूरी वो सी और वो एरिया जा रहा है, वो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, और उसी के जस्ट दूसरे साइड में क्या है, मिट्टी का एरिया है, लैंड, और वो चीज आ जाता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है एक्वाटिक में, तो उसके बीच में क्या है, मार्शी लैंड होगा, जो मिट्टी भी होगी, पानी का, और दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। तो इकोटोन में पहला चीज क्या है कि ट्रांजिशन की तरह काम करता है। भाई देयर इज समथिंग कि भाई बीच में कुछ होगा जिसकी वजह से, जिसका कैरेक्टरिस्टिक दोनों दिखा रहा है, एकदम से वो पोलर से तुरंत टेम्परेट नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा एक ट्रांजिशन दिखता है। सिमिलरली, और उसी इसके एग्जांपल्स भी कुछ होता है, इसी में जो स्पीशीज होंगे उनका भी इंपैक्ट एक अलग तरीके से रहेगा। इसीलिए इकोटोन में कहीं ना कहीं हम कहते हैं एज इफेक्ट होता है, या कुछ जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं। टेंशन क्यों, क्योंकि इसका भी एकदम से ये जो ट्रांजिशन को फेस कर रहा है
वो एक टेंशन दोनों साइड का कुछ है, दैट इज लीडिंग टू जोन ऑफ टेंशन, and the species that are having characteristic of both the regions, that will also lead to कि कहीं ना कहीं जोन ऑफ टेंशन तो है, बट ये क्या है, साथ में एज इफेक्ट भी दिखा रहा है। अब जब ये एज इफेक्ट दिखा रहा है तो इसमें क्या होगा, दिस ऑल्सो मैटर्स कि भाई आपने ये तो दिखा दिया डायमेंशन, इसी में एक और जो एक मेजर डायमेंशन आया था कि भाई इकोटोन तो हो गया कि भाई आपका हैबिटेशन है, इकोटोन्स है, बायोम्स है। एक और चीज आता है कि भाई अगर आप हैबिटेशन में हो किसी जोन में, किसी स्पीशीज के हो, तो उनका कुछ एक स्पेसिफिकली यही जो स्पीशीज होंगी, ये बैलेंस क्योंकि एबायोटिक एंड बायोटिक की वजह से हो रहा है, यहां पे जो स्पीशीज हैं हर स्पीशीज का कुछ ना कुछ एक नीश होगा, यानी उनके फंक्शंस होंगे, और व्हाट वी से एज इकोलॉजिकल नीश। यानी अगर टाइगर कहीं ग्रासलैंड में है तो वो उसका दिखाता है कि वो वहां का फ्लैगशिप स्पीसी है या कीस्टोन स्पीसी, जिस अलग अलग चीजों को उसके इंपॉर्टेंस की वजह से हम उसे देख रहे हैं कि भाई अगर थोड़े से इक्वेटोरियल फॉरेस्ट टाइप के कुछ एरियाज मिल रहे हैं, एलिफेंट्स काफी मिलेंगे क्योंकि उनको पेड़ है, उसके आसपास के इलाके काफी पसंद है। सेम चीता, या उनको क्या चाहिए, ग्रासलैंड चाहिए कि भाई पहला चीज तो भाई खुला है मैदान हो जहां पे वो आराम से दौड़ सके, स्पीड अच्छा गेन कर सके ताकि हंटिंग भी हो सके, और मिट्टी भी इस तरह से इतनी वो मजबूत होनी चाहिए कि वो डेजर्ट एरिया में नहीं रह सकता है, वो स्लोपी एरिया में नहीं रह सकता, पहाड़ों के पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्या होगा, आपको स्पीड गेन नहीं कर पाओगे। शोला फॉरेस्ट में आप चीतास नहीं छोड़ सकते हो, जैसा अभी आपने हाल ही में न्यूज में भी सुना होगा कि इंडिया बोस्वाना अपने बीच में आपस में कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो वो चीज आ जाती है। इसी के साथ साथ दिस इज द पार्ट वेयर वी आर डीलिंग विद सर्टेन काइंड ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्बिनेशंस, इंटरेक्शन हो रहा है इकोलॉजी में, बट दैट डजंट मीन कि बायोटिक और एबायोटिक ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। देयर कैन बी अ रीजन दैट कि एबायोटिक भी आपस में इंटरेक्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं, मीनिंग जैसे आपका ये अपने जोन्स देखे, अब इसी में क्या है, कुछ एरिया टेरेस्ट्रियल पार्ट है, कुछ ऐसा है जो आपका एक्वाटिक पार्ट है, कुछ ऐसा है जो आपका एटमॉस्फेयर है। तो ये जो रीजन होता है जिसके अंतर्गत लोग रह पा रहे हैं या एक कुछ ये इंटरेक्शन हो रहा है, उसी चीज को हम कहते हैं बायोस्फीयर। So this is the terrestrial ecosystem जिसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, ज्योग्राफी में चंदन सर आपको बताएंगे भी। This is your hydrosphere एंड ये बायोस्फीयर क्या होता है, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री की भाई, अब हो सकता है एटमॉस्फेयर के टॉप मोस्ट लेवल पे अगेन हैबिटेबल जोन नहीं होगा क्योंकि वहां पे भी कंपोनेंट्स अलग हो सकते हैं। देयर मस्ट बी सर्टेन जो ये तीनों का जंक्शन अच्छा क्रिएट करता है, हैबिटेबिलिटी इंश्योर करती है, उसी चीज को हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब ये तो वो चीज होगा कि जहां पे हम बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात किए, हमने अभी बायोटिक एंड एबायोटिक का भी बात किया। अब बात आती है कि बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स कैसे आपस में टैकल करते हैं इस चीज को। सो दिस इज व्हाट वी से कि भाई या तो अगर दो बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करेंगे, अलग अलग स्पीशीज हो सकता है, तो हो सकता है किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट भी हो। अगर कंपटीशन होगा किसी सेम रिसोर्स के लिए तो ये कंपटीशन और बढ़ सकता है। तो उसमें भी ये हो सकता है कि भाई उसमें से अगर एक ज्यादा स्ट्रांग है वो दूसरे को हो सकता है हंट डाउन करे, चीता का ही अगर हम देखें,
यही टाइप का ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसी चीज को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे म्यूचुअलिज्म हुआ, कमेंसलिज्म हुआ, अमेंसलिज्म हुआ, Now these are certain core factors या core components माने जाते हैं जहां पे बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा कि हो सकता है कि भाई दो अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज हैं एंड वो किसी एबायोटिक कंपोनेंट पे अगर कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि भाई दोनों को बेनिफिट्स मिले। कमेंसलिज्म में क्या होगा कि भाई कहीं ना कहीं या तो ये हो सकता है कि एक का ऐसा कोई फायदा नहीं हो बट दूसरे का बेनिफिट हो जाए, और एमेंसलिज्म में क्या है कि कहीं ना कहीं एक का तो न्यूट्रल ही जा रहा है बट दूसरे का हो सकता है नेगेटिव हो जाए कि भाई उसका तो कोई इंपैक्ट पड़ ही नहीं रहा। जैसे बैक्टीरियाज और ये सारे हो गए, अगर इनको देखें तो इनका अगर किसी स्पीशीज का साथ इंटरेक्शन देखें तो वो थोड़ा सा एमेंसलिज्म बेस्ड ज्यादा होगा या कमेंसलिज्म आप कह सकते हो, क्योंकि भाई बैक्टीरियाज और इनको बेनिफिट मिल रहा है और दूसरा कहीं ना कहीं देखा जाए उसका इतना भी इंपैक्ट नहीं है, उन स्पीशीज में से पेड़ वेड़ पे अगर कुछ इंपैक्ट कर रहा है तो उसका भी इंपैक्ट ना पड़े। तो ये मेजर कुछ कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिस तरह से बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। और इसी चीज को फर्दर बायोटिक एबायोटिक में क्या हो सकता है, अगर कंपटीशन ज्यादा है या कॉम्पिटिशनिज्म या कॉन्फ्लिक्टिज्म अगर हम कहें, इसी में अगर जोड़ दें, जहां पे एक को बेनिफिट मिलेगा दूसरा तो एक तरह से जीरो सम में चला जाए, दूसरे को नेगेटिव ही हो जाए। तो ऐसा हंटिंग के केस में अगर देखा जाए, इसी चीज में कहीं ना कहीं हम डालते हैं आइडिया, लेते हैं फूड चेन एंड फूड वेब का, और दूसरा कोर आइडिया आ जाता है गाइया एंड केओस हाइपोथेसिस का। नाउ व्हाट इज दिस फूड चेन? फूड चेन में क्या होगा, जैसे मान लो कि भाई हर बायोटिक स्पीशीज आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और चेन इस तरह से काम करता है कि मान लीजिए कि ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, स्नेक को फर्दर कोई वो करे, ईगल खा जाए। सो इट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ चेन दैट इज हैपनिंग, लीनियर एकदम स्ट्रक्चर बना हुआ है। फूड वेब में क्या होगा, देयर वी विल सी दैट कि फूड वेब इज समथिंग रिलेटेड टू जहां पे ऑप्शंस एक से ज्यादा हैं। अब हो सकता है फ्रॉग केवल ग्रास हॉपर को नहीं खा रहा, उसके पास और भी ऑप्शंस हैं। स्नेक जो है जो फ्रॉग को खा रहा है उसके पास हो सकता है दूसरे ऑप्शंस हो जाए, तो दैट इज क्रिएटिंग कि भाई एक दूसरे को खा सकता है, दूसरे को भी खा सकता है, वो भी किसी और को खा सकता है, तो दैट इज क्रिएटिंग अ फॉर्म ऑफ वेब कि भाई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कि मान लो अगर ए ने बी को खाया बट सी को भी, ए सी को भी खा सकता है, बी को भी खा सकता है। सी क्या है, वो बी को भी खा सकता है लेकिन वो डी को भी खा सकता है, और डी क्या है, बी क्या है जो डी को खा सकता है। सिमिलरली एक ई भी हो सकता है, डी क्या है, ई को खा जाए और लेकिन ए को भी खा जाए। तो दिस इज समथिंग क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ वेब की तरह। ये अगर फॉर और एक्सपैंड करें तो एक प्रॉपर नेटवर्क बनता जाएगा। ये चीज को हम कहते हैं फूड वेब, और ये कहीं ना कहीं दिखाता है आपका केओस हाइपोथेसिस, यानी कि अगर दो से ज्यादा स्पीशीज अगर रहेंगे और उनके बीच में किसी फॉर्म ऑफ कंपटीशन है तो क्या होगा, एक फॉर्म ऑफ केओस दिखेगा। आप एक दूसरे पर अटैक कर रहे हो, हंट कर रहे हो और अपना लाइफ चला रहे हो। गाइया हाइपोथेसिस इसी चीज में क्या कहता है कि भाई मान लो अगर एक ही स्पीशीज रह जाता तो एज सच कोई इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट प्रॉब्लम होता ही नहीं। दिस इज व्हाट इज गाइया हाइपोथेसिस। आपका ओवरऑल इकोलॉजी को अगर आपका स्ट्रक्चर समझना है तो आपके लिए इट इज वेरी मच एसेंशियल कि आप इन सारी चीजों को इसी स्ट्रक्चर में ही देखें। स्टार्ट कहां से करें कि क्वाड्रुपलरी प्लैनेटरी क्राइसिस होता है जिसकी ये 4 कंपोनेंट्स हैं। ये 4 भी इस तरह से जुड़े कि भाई एट द एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस होना ही होना है। बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस होना है तो दैट मीन्स उनका कहीं ना कहीं हैबिटेबल जोन अफेक्ट हो रहा है,
क्योंकि उसमें क्या है, स्पीशीज भी जुड़े हैं, स्पीशीज का अपने आप में एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन और मोर देन वन जब स्पीशीज आता है तो वो कम्युनिटी बना रहा है, और वही कम्युनिटी अपने आप में एक एनवायरनमेंट जो उसका है वो उनके लिए एक तरह से उनका इकोसिस्टम है। और यही जब मल्टीपल इकोसिस्टम आपस में आ रहे हैं तो वो दैट विल बी योर बायोस्फीयर। और यही जो हैबिटेबल जोन है, ये जो एक तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस की जो हम बात करते हैं, दैट शोकेसेस कि देयर आर सर्टेन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, एंड ये जब एक आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अगर इसी में ही रिसोर्स ओवरशूट हुआ तभी आपका ये बायोडाइवर्सिटी या तो लॉस हो सकता है। बायोटिक भी जब कंपोनेंट इंटरेक्ट करेंगे तब भी हो सकता है, और एबायोटिक के भी अपने कुछ वो है। यही जो किसी बायोम्स में अपने आप को इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे कि भाई कुछ रीजन्स ऐसे हैबिटेबल जोन्स होंगे जो टेम्परेचर, क्लाइमेट और क्या क्रॉपिंग पैटर्न और बाकी जो भी चीजें उस पर भी निर्भर करेगा कि कौन से हैबिटेबल जोन्स बन रहे हैं। स्नो लेपर्ड हिमालयन या उसके आसपास के इलाके में दिखेगा, वो आपको डेजर्ट में नहीं दिख सकता, थार डेजर्ट में। तो यही बायोम्स भी क्या है, पोलर रीजन कुछ है, कुछ टेम्परेट है, कुछ ट्रॉपिकल, अलग अलग बना के रखा। टुंड्रा टाइगा आप वैसे नॉर्मल भाषा में पढ़े हो, मैं एक जस्ट एग्जांपल की तरह दिखा रहा हूं। वो आपसे उतना टुंड्रा टाइगा उस तरह से जनरली पूछता भी नहीं ऊपर से, जस्ट आपके एक आइडिया और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया कि भाई कुछ पोलर रीजन होंगे, कुछ टेम्परेट होंगे, कुछ ट्रॉपिकल होंगे। अब ये एकदम से डायरेक्टली ट्रांजिशन, देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ एक स्मूदर ट्रांजिशन, एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है, ना कि एक डायरेक्ट हिट ले लेता है, वैसा कुछ नहीं होता है। तो वो चीज, वो जो ट्रांजिशनल जोन होता है उसको हम इकोटोन कहते हैं, जहां पे अगर कुछ जो भी स्पीशीज होंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक दोनों जोन्स का मिलेगा। जैसे ग्रासलैंड हो गया, मैनग्रोव्स हो गए, ये आपके इकोटोन्स होते हैं जो कुछ कुछ ट्रांजिशनल बायोम्स के बीच में आते हैं। और यहीं पे इसी चीज को हम कहते हैं जोन ऑफ टेंशन या फिर एज इफेक्ट। जब एबायोटिक कंपोनेंट्स का हम आपस में इंटरेक्शन देखें, जैसे कि आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इसमें जो एक स्पेसिफिक कुछ जोन्स होंगे उनको हम बायोस्फीयर कहेंगे, जहां पे हैबिटेबिलिटी ज्यादा होगी। एटमॉस्फेयर के हाइट में नहीं हो सकता, हाइड्रोस्फीयर में एकदम डीप डाउन ऑफ द अर्थ नहीं हो सकता, कोर में नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां केवल एबायोटिक कंपोनेंट्स ही मिल सकते हैं। तो वो सारी चीजें होती है, वहां पे हैबिटेबिलिटी नहीं हो सकती। यानी एबायोटिक का भी इंटरेक्शन कहीं ना कहीं बायोटिक सिस्टम के लिए सूटेबिलिटी एंड सर्वाइवेबिलिटी डिटरमाइन कर रहा है, जैसा बायोस्फीयर के केस में हम देखें। अब जैसे एबायोटिक कर रहे हैं, बायोटिक कर रहे हैं, उसी तरह ये भी होगा कि बायोटिक के भी आपस में सर्टेन काइंड ऑफ रिएक्शन, मतलब इंटरेक्शंस होंगे, जैसे आपका म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड आपका एमेंसलिज्म कह सकते हैं। जब ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव वे में होगा तो या तो इसमें फूड चेन आएगा या तो फूड वेब आएगा। फूड वेब इज अ बिट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जहां पे क्या होता है कि एक स्पीशीज के पास हो सकता है कि अगर वो हंट डाउन दूसरे को कर रहा है, उसके पास हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन हो, जो फूड चेन में केवल एक ही ऑप्शन होता है, क्योंकि वो लीनियर मानते हैं। और इसी चीज को हम केओस हाइपोथेसिस भी कहते हैं कि अगर कंपटीशन है तो वो केओस हाइपोथेसिस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर एक स्पीशीज होता तो वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और पीस ज्यादा होता, और उसी चीज को हम गैया हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर इकोलॉजी में अगर आपको पता है तो देन वी कैन मूव अहेड विद द नेक्स्ट सेक्शन, जहां पे अब आपको एनवायरनमेंट का इससे ज्यादा बेसिक्स ज्यादा वो पूछता भी नहीं है। अब वो मेजरली क्या हो जाता है, थोड़ा सा करंट स्पेसिफिक हो जाता है, और कैसे पढ़ना उस चीज में हम ज्यादा डीलिंग करेंगे अगेन विथ स्ट्रक्चर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंटायर सेक्शन विथ सॉर्ट ऑफ ए क्विक रिविजन जो हमने साथ साथ किया, एंड आई होप यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको इस चीज से रिलेटेड हर बार अपडेट्स मिलते रहें whenever we come with certain kind of different and good quality content. So for the time being, thank you so much. Goodbye. Dear students, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।